हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाइपोथेसिस के बारे में। रिसर्च एप्टीट्यूड का बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक ये माना जाता है, जहाँ से आपके यूजीसी नेट पेपर 1 में काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं हर बार। तो इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट हाइपोथेसिस, कॉन्सेप्ट, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक, आपके टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, जिसके साथ साथ जो हाइपोथेसिस से रिलेटेड एरर्स आपके पूछे जाते हैं वो हम आज समझने की कोशिश करेंगे विद रेलेवेंट एग्जाम्पल्स, क्योंकि इनको समझना काफ़ी ज़रूरी है। बहुत लोगों को ये क्लियर नहीं हो पाता है, तो मेरा प्रयास रहेगा कि हम इस एक वीडियो में इन चीज़ों को क्लियर करें। ठीक है, तो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो यू कैन ज्वाइन माई चैनल। दिस इज़ माई न्यू चैनल। आई ऑलरेडी हैव अ मेन चैनल वेर आई टीच फॉर वेरियस टीचिंग रिलेटेड एग्जाम्स। सो इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट के लिए जो कंटेंट है सीरियल वाइज आपको देखने को मिलेगा। तो आई विल गिव यू द प्लेलिस्ट। जो भी लिंक है इंपॉर्टेंट आपका टेलीग्राम लिंक में दे दूंगी, यू कैन ज्वाइन। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। थोड़ा सा टॉपिक हमारा लॉन्ग भी हो सकता है, थोड़ा सा पेशेंस प्लीज़ रखिएगा, क्योंकि इनको थोड़ी सी गहराई में हमें समझने की ज़रूरत होती है। जब आप इसका सिलेबस देखते हैं, जब आप रिसर्च के स्टेप्स देखते हैं, आपके सिलेबस में एक स्टेप्स ऑफ रिसर्च जुड़ा हुआ है जिसको हम प्रोसेस ऑफ रिसर्च भी बोलते हैं। तो आपके स्टेप्स के अंदर ये सारी चीज़ें हाइपोथेसिस वगैरह पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस में तो नहीं है, मतलब आपको प्रत्यक्ष रूप से सिलेबस में नहीं दिखेगा, लेकिन ये हमारे रिसर्च के स्टेप का पार्ट है। ठीक है, तो इसीलिए इन छोटी छोटी चीज़ों को, कॉन्सेप्ट्स को करना ज़रूरी है। इससे पहले हमने वेरिएबल्स किया था, तो वो वीडियो भी ज़रूर देख लेना, क्योंकि जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको और जो क्लैरिटी है वो रिसर्च के अंदर आपको होगी। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रिसर्च के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले एक एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल से हम कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे, क्योंकि विदाउट एग्जाम्पल अगर आप इसे पढ़ने बैठेंगे तो शायद आपको कुछ समझ में ना आए। एक एग्जाम्पल है कि स्टूडेंट्स हु स्लीप 8 आवर्स बिफोर एन एग्जाम परफॉर्म बेटर। ये एक स्टेटमेंट आपको दिख रहा है, जहाँ पे मान लो मैं बोलती हूँ कि वो स्टूडेंट जो 8 घंटे सोते हैं एग्जाम से पहले, वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करते हैं, बेटर परफॉर्म करते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट हुआ जो मैंने अभी बोला, ये एक हाइपोथेसिस है। क्या है ये? एक हाइपोथेसिस हो सकता है। मैंने एक अजम्पशन या एक गेस लगाया है, एक अनुमान लगाया है मैंने कि भाई वो स्टूडेंट जो 8 घंटे सोते हैं उनका उनका जो परफॉर्मेंस होता है एग्जाम में वो अच्छा होता है। तो दिस स्टेटमेंट इज अ हाइपोथेसिस। ये एक हाइपोथेसिस हो सकता है। तो हाइपोथेसिस बेसिकली अगर हम सिंपल टर्म्स में समझने की कोशिश करें, सो इट इज अ गेस और अजम्पशन मेड बाय अ टीचर। यानी यहाँ पे टीचर ने जो एक स्टेटमेंट यहाँ बोला है, ये एक अजम्पशन है, ये एक गेस है जो टीचर लगा रहा है। तो हाइपोथेसिस बेसिकली एक तरह का आप अजम्पशन मान सकते हैं, एक तरह का आप टेंटेटिव सॉल्यूशन मान सकते हैं, या एक गेस है। और ये बेसिकली जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच रिलेशनशिप को प्रिडिक्ट करता है, यानी कि उनके बीच रिलेशनशिप को बताने का प्रयास करता है। ठीक है, अब कैसे रिलेशनशिप को बताएगा? हमने लास्ट क्लास में वेरिएबल्स डिस्कस किए थे। इसके अंदर वेरिएबल क्या है? इसके अंदर आप देखेंगे इस स्टेटमेंट के अंदर हमारे 2 वेरिएबल हो सकते हैं। 2 वेरिएबल कौन से हैं? पहला है कि स्लीप ड्यूरेशन। जैसे यहाँ पे स्लीप जो है कि वो बच्चे जो सोते हैं 8 घंटे, तो ये जो स्लीप का ड्यूरेशन है ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और ये जो आपका कॉज है, यानी कि सोना जो है ये कॉज है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और जो उनका स्कोर होगा, जो परफॉर्मेंस होगी, वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो यहाँ पे एग्जाम परफॉर्मेंस इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको आप माप सकते हो, जिसको आप मेजर कर सकते हो। लास्ट क्लास में हमने वेरिएबल्स कर लिया है, इसलिए मैं ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो पुरानी वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं वेरिएबल्स के बीच में एक रिलेशनशिप को बताने का काम किया जा रहा है, एक अनुमान लगा रहा है टीचर यहाँ पे। तो ये एक तरह का क्या है? आपका हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस को टेस्ट कैसे करेगा टीचर? अगर टीचर ने ये एक स्टेटमेंट दिया है या एक अनुमान वो लगाता है, तो वो क्या करेगा? कंपेयर करेगा एग्जाम स्कोर को विद बिटवीन द स्टूडेंट्स हु स्लीप 8 आवर्स एंड दोज हु डिडंट स्लीप। ऐसे बच्चा, मान लो एक ग्रुप ऐसा है जो नहीं सोया एग्जाम से पहले, एक ग्रुप ऐसा है जो 8 घंटे की नींद लेके आए हैं।
तो टीचर इन दोनों के जो मार्क्स हैं उसको कंपेयर करेगा, यानी यहाँ वो हाइपोथेसिस को टेस्ट करेगा, जो उसने यहाँ पे अजम्पशन बनाया है उसको यहाँ पे वो कंपेयर करके टेस्ट करेगा। तो हम जब भी कोई रिसर्च करते हैं तो यहाँ पे हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, एक टेंटेटिव हाइपोथेसिस या एक अनुमान लगाते हैं, और देन हम उसको टेस्ट करते हैं। किसी भी रिसर्च में आप देखेंगे हाइपोथेसिस यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर यहाँ पे इफ स्टूडेंट्स हु स्लीप मोर परफॉर्म बेटर, अगर मान लो मैंने हाइपोथेसिस बनाया कि जो ज़्यादा सोते हैं उनका स्कोर अच्छा होगा, अगर ये सच होता है यानी कि मेरा हाइपोथेसिस क्या है, सपोर्टेड है, मेरा हाइपोथेसिस वैलिड है। अगर यहाँ पे ये गलत साबित होता है कि सोने के बाद भी उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, मैंने एक स्टडी की, मैंने ये पाया कि वहाँ पे उनका जो स्कोर है वो इतना बेटर नहीं हुआ, तो यहाँ पे हाइपोथेसिस क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। तो ये बेसिक आइडिया था, जनरल अंडरस्टैंडिंग था रिगार्डिंग हाइपोथेसिस। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, इसको और समझने की कोशिश करते हैं, कुछ एकेडमिकल जो टर्म्स हैं उसमें हाइपोथेसिस के बारे में। तो द वर्ड हाइपोथेसिस इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। तो ये याद रखना कि हाइपोथेसिस ग्रीक वर्ड के हाइपोटेनियाई से आया है, और इसका मतलब होता है टू पुट अंडर और टू सपोज, यानी किसी चीज़ में किसी चीज़ को सपोज करना, राइट। सो अ हाइपोथेसिस, अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूँ तो हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव अजम्पशन और अ प्रपोजिशन मेड टू टेस्ट इट्स लॉजिकल और एम्पेरिकल कॉन्सिक्वेंसेस। हम जब भी कोई रिसर्च करते हैं, मेनली आप देखेंगे साइंटिफिक रिसर्च जब हम करते हैं, तो हम एक ऐसा टेंटेटिव सॉल्यूशन या टेंटेटिव अजम्पशन या टेंटेटिव प्रपोजिशन बनाते हैं जिसको हम लॉजिकली या एम्पेरिकली टेस्ट करते हैं। लॉजिकल मतलब आपके बीच उसके पीछे कोई तर्क होगा, एम्पेरिकल का मतलब है कि आप वहाँ पे जो भी डेटा कलेक्ट करोगे, जो भी आप उसको टेस्ट करोगे, वो आपका क्या होगा, ऑब्जर्वेशन बेस्ड होगा, या आपने उसको एविडेंस बेस्ड बनाया है, ठीक है। तो हाइपोथेसिस बेसिकली क्या है, एक ऐसा टेंटेटिव अजम्पशन है, एक ऐसा टेंटेटिव आपका प्रपोजिशन है जो आप रिसर्च में उसको आप लेके आते हैं, देन आप उसको टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं हाइपोथेसिस की इटिमोलॉजी की बात करूँ तो हाइपोथेसिस दो शब्दों से मिलके बना है। हाइपो मतलब होता है लेस देन, और इसको अंडर बोलते हैं। थीसिस का मतलब होता है कि कोई प्रपोजिशन या फिर प्लेसिंग। तो हाइपोथेसिस मीन्स लेस देन अ थीसिस और अ टेंटेटिव प्रीमियरली प्रपोजिशन, मतलब कि जो आपका सॉल्यूशन है ना, जो आप जानना चाहते हो, उसके लिए आप एक टेंटेटिव सॉल्यूशन प्रपोजिशन पहले से बनाते हैं, देन यू टेस्ट दोज हाइपोथेसिस, राइट। सो अगर हाइपोथेसिस का ओवरऑल कॉन्सेप्ट देखें तो हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव जनरलाइजेशन। ये याद रखना कि ये एक तरह का कैसा है, टेंटेटिव जनरलाइजेशन है। अब यहाँ पे टेंटेटिव जनरलाइजेशन का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे टीचर ने बोला कि स्टूडेंट्स हु स्लीप 8 hours बिफोर एन एग्जाम परफॉर्म बेटर। ये कैसा जनरलाइजेशन है, टेंटेटिव जनरलाइजेशन है। टीचर ने यहाँ पे एक अजम्पशन बनाया और इसने जनरलाइज कर दिया कि ऐसा ही होता है, जो बच्चे सोते हैं वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो ये एक जनरलाइजेशन है जो टीचर ने बनाया, और ये टेंटेटिव है। सो हाइपोथेसिस क्या है, टेंटेटिव जनरलाइजेशन है। अब प्रिजम्पटिव स्टेटमेंट, हम प्रिज्यूम करते हैं पहले से, या हम एक प्रपोजिशन मान के चलते हैं बिटवीन वेरिएबल। यहाँ पे हाइपोथेसिस के अंदर हम जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में एक रिलेशनशिप को हम यहाँ पे प्रिज्यूम करके चलते हैं कि भाई जो स्टडी, मान लो मैं ये बोलूँ कि जो स्लीप आवर्स है उसका इम्पैक्ट बच्चों के परफॉर्म पे स्कोर पे पड़ता है। तो यानी कि दो वेरिएबल के बीच में मैं क्या बता रही हूँ, एक रिलेशन बता रही हूँ कि जो बच्चों का स्लीप है, जो आवर्स ऑफ स्लीप है, उसका इफेक्ट जो है उसके एग्जाम परफॉर्मेंस पे अच्छा पड़ेगा। तो यानी कि ये क्या है, आपका वेरिएबल के बीच में आप एक रिलेशन बता रहे हो, ठीक है। सो इट इज़ अ प्रेडिक्शन। ये एक प्रेडिक्शन हो सकता है जो रिसर्चर बनाता है एक्सपेक्टेड आउटकम के बारे में, और ये स्टेटमेंट है जिसको टेस्ट कर सकते हैं टू डिटरमाइन इट्स वैलिडिटी। यानी आप एक स्टेटमेंट या एक आप अजम्पशन बनाते हैं एंड देन आप उसको टेस्ट करते हो, राइट। दिस कैन बी टेस्टेड टू डिटरमाइन इट्स वैलिडिटी, कि जो आपने यहाँ पे एक अजम्पशन बनाया है क्या वो सत्य है या वो नहीं है, उसको आप बाद में वैलिडेट करते हो, उसको आप बाद में प्रूफ करते हैं। तो हाइपोथेसिस बेसिकली क्या है, एक ऐसा अजम्पशन है जो टेंटेटिव है। सो टेंटेटिव सॉल्यूशंस हम इसको बोल सकते हैं, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। अब हम एक क्वेश्चन आपका आया था हाइपोथेसिस के बारे में, क्या होता है हाइपोथेसिस, तो सर्टेन एस्टैब्लिश फाइंडिंग है, नो।
ये पार्ट है रिसर्च क्वेश्चन का नहीं, स्ट्रैटेजी है नहीं, ये क्या है, एक ऐसा टेंटेटिव स्टेटमेंट है जहाँ पे आप उसको बाद में एक्सप्लेन करते हो, राइट, कि आपने एक चीज़ कोई बोली, आपने एक जनरलाइजेशन बनाया है जो टेंटेटिव है, एंड देन यू टेस्ट, देन यू प्रूव दैट, ठीक है। तो ये वो आपका बेसिक हो गया। ओके, सो आगे बढ़ते हैं अब हम थोड़ा सा और आगे। अब हम डिस्कस करेंगे नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, क्या इसकी विशेषता होती है। तो यहाँ से भी आपके प्रश्न बनते हैं हाइपोथेसिस के कैरेक्टरिस्टिक्स से। तो पहला है इम्पेरिकली वेरीफाइबल, यानी हाइपोथेसिस ऐसा होता है जिसको आप इम्पेरिकली क्या कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। तो जब हम यहाँ पे इम्पेरिकली बोलते हैं, दैट मीन्स कि आप जो हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे हो वो आपके ऑब्जर्वेशन पे है, यानी आप ऑब्जर्व करेंगे, आप वहाँ पे वैलिड सोर्सेज को यूज़ करोगे उसको टेस्ट करने के लिए। तो इसको अमेनेबल भी बोला जाता है। ये आपका स्टेटमेंट आता है कि अमेनेबल टू इम्पेरिकल वेरिफिकेशन, यानी कि इसको आप ऑब्जर्वेशन से या फिर एक्सपेरिमेंट से टेस्ट कर सकते हो। तो एक अच्छा हाइपोथेसिस वो है जिसको आप टेस्ट कर सके, ठीक है। तो ये टर्म्स आपको याद रखने हैं। दूसरा है कि ऐसा हाइपोथेसिस अच्छा है जिसका कंसेप्चुअल डेफिनेशन क्लियर हो, यानी कि उसको क्लियर होना चाहिए। आप हाइपोथेसिस ऐसा बनाएंगे जिसके वेरिएबल्स डिफाइन हो। जैसे मान लो ये मैंने हाइपोथेसिस बनाया था कि स्टूडेंट्स हु स्लीप 8 आवर्स बिफोर एन एग्जाम परफॉर्म बेटर। तो यहाँ मुझे एग्जैक्टली पता चल रहा है ना कि मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। यानी हाइपोथेसिस ऐसा होना चाहिए जिसको आप क्या कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअली डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद प्लॉजिबल रिलेशनशिप होना चाहिए। तो ये की टर्म्स यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। प्लॉजिबल रिलेशनशिप का मतलब है कि देयर शुड बी ए रिलेशनशिप बिटवीन बोथ वेरिएबल्स, यानी अगर हम यहाँ पे वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं तो दोनों वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को क्लियरली दिखना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्लियर रिसर्च फोकस होना चाहिए। जो आपका हाइपोथेसिस होगा वो क्लियर होना चाहिए जिसको आप इन्वेस्टिगेट कर सकें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है कि स्पेसिफाइड बिफोर रिसर्च बिगिंस, यानी आपका जो हाइपोथेसिस है आपकी रिसर्च शुरू होने से पहले ही स्पेसिफिक होना चाहिए। मान लो मेरा हाइपोथेसिस जो है, जो टेंटेटिव अजम्पशन है या जो टेंटेटिव सॉल्यूशंस हैं वो मेरा क्लियर ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जितना स्पेसिफिक मैं रहूँगी, जितना स्पेसिफिक मैं यहाँ पे अपना अजम्पशन दूंगी उतना ही अच्छा रहेगा, बायसनेस कम होगी वहाँ पे, और उतना ही बेहतरीन तरीके से हम कोई रिसर्च को शुरू कर सकते हैं। फिर उसके बाद इट गाइड्स रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, एक अच्छे हाइपोथेसिस को रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स को गाइड करना चाहिए। फिर हाइपोथेसिस किससे रिलेटेड होना चाहिए, हमारे लिटरेचर से रिलेटेड होना चाहिए। यानी कि प्रॉब्लम जो है, जो भी आप स्टडी करना चाहते हो या जो भी आप लिटरेचर यूज़ कर रहे हो, यानी प्रीवियस स्टडी कोई भी अगर इस फील्ड में कुछ हुई है तो वो उससे रिलेटेड होना चाहिए। प्रीवियस लिटरेचर यानी जो स्टडी उस फील्ड में हो चुकी है उससे रिलेटेड हाइपोथेसिस को होना चाहिए। फिर उसके बाद इसको टेस्टेबल होना चाहिए, फॉल्सिफेबल होना चाहिए। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ है कि देयर मस्ट बी अ वे टू टेस्ट द हाइपोथेसिस। एक अच्छा हाइपोथेसिस वही है जिसको आप टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लो कि मान लो आप एक हाइपोथेसिस टेस्ट करना चाहते हैं, राइट। सो आपके पास वो हाइपोथेसिस को टेस्ट करने का एक रास्ता होना चाहिए। मतलब एक हाइपोथेसिस अगर आपने बनाया है उसको टेस्ट किया जाना चाहिए। अगर वो टेस्ट नहीं हो सकता, अगर आप उस हाइपोथेसिस को किसी भी तरह टेस्ट नहीं कर सकते हैं कि वो सही है या गलत है, तो वो हाइपोथेसिस क्या है, गुड हाइपोथेसिस नहीं है, ठीक है। तो हमेशा टेस्टेबल होना चाहिए हाइपोथेसिस को। फिर उसके बाद एथिकली साउंड होना चाहिए। मतलब आप वहाँ पे बेसिकली ध्यान रखेंगे कि कोई ऐसे एथिकल चीज़ें ना हो जैसे किसी इंसान को या कोई जो स्टडी है उसमें किसी पार्टिसिपेंट को किसी भी तरह का नुकसान हो, ठीक है। तो एथिकली उसको सही होना चाहिए। बैलेंस स्कोप होना चाहिए, बहुत ब्रॉड भी नहीं होने चाहिए, बहुत स्पेसिफिक भी नहीं होना चाहिए। एक हाइपोथेसिस ऐसा हो जो ना ही ज़्यादा ब्रॉड है ना ही इतना विस्तृत है कि आप उसे टेस्ट नहीं कर पा रहे, इतना स्पेसिफिक भी नहीं होना चाहिए। तो इसको बैलेंस होना चाहिए। फिर प्रिडिकेटिव होना चाहिए, यानी एक ऐसा हाइपोथेसिस जिसके बेसिस पे आप एक्सपेक्टेड आउटकम को डिसीजन ले सकते हैं। यानी एक ऐसा हाइपोथेसिस जिसके बेसिस पे आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं अपने रिसर्च आउटकम को।
फिर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, हाइपोथेसिस जो भी आपने बनाया है वो थ्योरी से सपोर्टेड होना चाहिए। मान लो मैं किसी चीज़ पे स्टडी कर रही हूँ, राइट, तो मेरा जो भी हाइपोथेसिस मैंने बनाया है वो मेरे प्रीवियस रिसर्च फाइंडिंग्स पे होगा। मान लो मुझे साइकोलॉजी में मैस्लो का हायरार्की ऑफ नीड्स के बेसिस पे मैं अगर मोटिवेशन पे कोई स्टडी कर रही हूँ और मैंने एक हाइपोथेसिस बनाया कि जो लोग होते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में वो अलग तरीके से सोचते हैं, तो मान लो कुछ भी हाइपोथेसिस अगर मैं बना रही हूँ तो वो मेरे थ्योरी से रिलेटेड होना चाहिए, वो ऐसी चीज़ों से होना चाहिए जिस 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 पे कोई ना कोई रिसर्च फाइंडिंग हुई है, राइट। तो इसको कंसिस्टेंसी होनी चाहिए थ्योरी के साथ। तो ये कुछ हमारे नेचर है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो आपके रिसर्च के अंदर पूछे जाते हैं। इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन करते हैं। आपका एक यूजीसी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड रिसर्च हाइपोथेसिस। क्या होना चाहिए? तो पहला है अमेनेबल टू एम्पेरिकल वेरिफिकेशन। क्या हमने ये पढ़ा था कि उसमें एम्पेरिकल वेरिफिकेशन का गुण होना चाहिए? बिल्कुल होगा। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि एम्पेरिकली उसको वेरीफाई होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन पे या एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होना चाहिए। मतलब ऐसा आप हाइपोथेसिस बनाएंगे जिसको आप आगे टेस्ट कर सकते हो या ऑब्जर्व कर सकते हो। तो एम्पेरिकली होना चाहिए उसको, बिल्कुल ठीक है, ए ऑप्शन। तो वो ऑप्शन आप हटा दो जहाँ ए नहीं है। वी हैव ओनली 2 ऑप्शन नाउ। सेकेंड है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए जिसमें कि जो वेरिएबल्स हैं उनको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने यही देखा कि एक अच्छा हाइपोथेसिस वही होता है जो वेरिएबल्स के बीच में एक रिलेशनशिप को डिफाइन कर सके या कॉन्सेप्चुअली उसको क्लैरिटी से दिखा सके। तो ए बी बोथ होगा। अब देखते हैं डी और सी में से प्लॉजिबिलिटी होना चाहिए रिलेशनशिप में या फिर यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए। तो यहाँ पे ए बी सी के साथ हम जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। प्लॉजिबिलिटी ऑफ रिलेशनशिप्स होना चाहिए यहाँ पे। यहाँ हमने प्लॉजिबिलिटी के बारे में भी पढ़ा था कि द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स शुड बी लॉजिकली प्लॉजिबल एंड मेक सेंस ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। तो यहाँ पे हमारे रिसर्च की तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? ए बी सी होंगी, ठीक है। तो ये इस तरह से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। दूसरा आया था कि एक अच्छा हाइपोथेसिस कैसा होता है, कैरेक्टरिस्टिक बताना है। तो इट शुड बी क्लियर एंड प्रिसाइज, बिल्कुल ठीक है। एक हाइपोथेसिस को क्लियर होना चाहिए, उसको प्रिसाइज होना चाहिए, सटीक होना चाहिए। इट शुड स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, ठीक है, 2 वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को बता सके, ऐसा अच्छा होना चाहिए। इट शुड एक्सप्लेन द अर्लियर स्टडी रिजल्ट्स या फिर इट शुड बी कंसिस्टेंस। तो एक जो हाइपोथेसिस है उसको कंसिस्टेंट होना चाहिए, बिल्कुल। और फर्स्ट वाला भी होगा, सेकेंड वाला भी होगा। तो ए बी डी इसका राइट होना चाहिए। सो हम डी ऑप्शन के साथ यहाँ पे जाएंगे, ए बी डी विल बी राइट। ओके, तो हमने अभी तक रिसर्च के क्या देखे? इंपॉर्टेंट नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे देखा। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में। टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस में हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स पूछे जाते हैं, जिसमें से सबसे पहला आता है हमारा डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस नाम से क्या लग रहा है? जो दिशात्मक है, जिसमें आपको डायरेक्शन का पता चल रहा है, राइट। तो अ डायरेक्शनल हाइपोथेसिस प्रिडिक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप और डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल्स। मान लो 2 वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। 2 वेरिएबल अगर आपके किसी हाइपोथेसिस में है और अगर इन दोनों वेरिएबल के बीच में कोई भी आपको डायरेक्शन दिख रहा है, भले ही वो पॉजिटिव हो या वो नेगेटिव हो, तो पॉजिटिव और नेगेटिव अगर मुझे रिलेशनशिप नजर आ रहा है तो ये आपका डायरेक्शनल तरह का हाइपोथेसिस होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, इट इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू कंपेयर थिंग्स। सबसे ज्यादा हम इसको कहाँ पे यूज करते हैं? जब हम 2 चीजों में कंपैरिजन करना चाहते हैं। आप अपने रिसर्च में कोई कंपैरिजन कर रहे हैं या आप एक से ज्यादा वेरिएबल का इफेक्ट बताना चाहते हैं कि एक वेरिएबल का इफेक्ट दूसरे पे क्या पड़ता है, तब हम इस तरह का हाइपोथेसिस बनाते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं जब ज्यादा क्लियर होगा। देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट्स स्टडी हैबिट्स एंड एकेडमिक अचीवमेंट। अब ये अगर मान लो मैंने एक हाइपोथेसिस बनाया, ये एक हाइपोथेसिस है कि मैं बोलती हूँ कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट्स स्टडी हैबिट एंड अचीवमेंट, कि मतलब बच्चों के स्टडी हैबिट में और उनके अचीवमेंट में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। मैंने अगर ये बोला, यानी ये मेरा ऐसा स्टेटमेंट है जहां पे मैं क्या बोल रही हूँ कि दोनों वेरिएबल के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशन है। तो ऐसा हाइपोथेसिस क्या है? जो डायरेक्शनल है। आपको पढ़ के पता चल रहा है कि मैं ये बोल रही हूँ कि अगर स्टडी बेटर होगी तो रिजल्ट भी बेटर होगा। मैं यही बोलना चाहती हूँ ना कि अगर स्टडी हैबिट उसका ज्यादा है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कि अगर मैं ज्यादा स्टडी बच्चों को करवाऊंगी
तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा, अचीवमेंट भी होगा। तो ऐसा वेरिएबल है ये जो डायरेक्शनल है, आपको पता लग रहा है कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन की बात कर रहा है कि भाई रिजल्ट अच्छे होंगे अगर आप ज़्यादा स्टडी हैबिट करोगे। दूसरा है स्टूडेंट्स विद हाई टेस्ट एंजाइटी। दूसरा वेरिएबल, दूसरा हाइपोथेसिस क्या है कि स्टूडेंट्स विद हाई टेस्ट एंजाइटी विल परफॉर्म वर्स इन एग्जाम्स देन स्टूडेंट्स विद लो टेस्ट एंजाइटी। अब मान लो मैं यहाँ पे अपनी एक स्टडी कर रही हूँ, मान लो मैं एंजाइटी से रिलेटेड एक स्टडी कर रही हूँ और मैंने बोला कि भाई जो एक ग्रुप है, एक ग्रुप के बच्चे हैं जिनका जो टेस्ट एंजाइटी है वो हाई है और एक ग्रुप ऐसा है जिसका टेस्ट एंजाइटी क्या है, बहुत लो है। तो दो ग्रुप में मैं क्या कर रही हूँ, कंपैरिजन कर रही हूँ। तो ये डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कैसे हुआ, क्योंकि मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि नेगेटिव डायरेक्शन होता है एंजाइटी का, है ना। मैं यही बोल रही हूँ कि वो बच्चे जिनका एंजाइटी लेवल हाई होता है वो एग्जाम में वर्स परफॉर्म करते हैं, वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। तो आप दोनों एग्जाम्पल्स को एक बार और पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि मैं यहाँ पे डायरेक्शन दिखा रही हूँ। पहले वाले हाइपोथेसिस में मैंने पहले एग्जाम्पल में एक पॉजिटिव डायरेक्शन को बताया है कि अच्छा स्टडी हैबिट है तो रिजल्ट भी अच्छा होगा। दूसरे में मैंने ये बोला है कि अगर एंजाइटी बहुत ज़्यादा है तो एग्जाम स्कोर क्या होगा, जो परफॉर्मेंस है, जो टेस्ट है उनका, वो बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस वर्स हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। तो यानी कि इस तरह का हाइपोथेसिस जो है एक डायरेक्शन बता रहा है, आपको पता चल रहा है कि डायरेक्शन नेगेटिव है या डायरेक्शन पॉजिटिव है यहाँ पे। तो ये बेसिकली हम इस तरह के हाइपोथेसिस को प्रीवियस की हुई थ्योरी या प्रीवियस किए हुए रिसर्च से ही हम इसको करते हैं और यहाँ पे हम पॉजिटिव या नेगेटिव रिलेशनशिप को बताते हैं बिटवीन टू वेरिएबल्स। अब आपको वेरिएबल यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि वेरिएबल यहाँ पे क्या है। यहाँ पे एंजाइटी एक वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, उनके एग्जाम के परफॉर्मेंस पे पड़ेगा। तो ये वेरिएबल हो गए जिनको हम कंपैरिजन यहाँ पे कर रहे हैं, राइट। सो ये आपका डायरेक्शनल हाइपोथेसिस था। अब आते हैं दूसरा हाइपोथेसिस है जो कि नॉन डायरेक्शनल है, मतलब जहाँ पे आपको ये तो पता चलता है कि दो वेरिएबल के बीच में एक रिलेशनशिप है, आपको ये पता चलता है कि दो वेरिएबल के बीच में एक डिफरेंस या एक रिलेशन है, लेकिन वो रिलेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये चीज़ आपको यहाँ पे नहीं पता चलता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर जैसे मान लो, एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल है पहला कि मैं बोलूँ कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट्स स्टडी हैबिट्स एंड एकेडमिक अचीवमेंट। अब आप देख रहे हो यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उनका पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मैं नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बस ये बोल रही हूँ कि जो उनका स्टडी हैबिट है, यानी कि जो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो उनका अचीवमेंट जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, इनके बीच में क्या है, एक रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे मैं ये नहीं बता रही कि उनका रिलेशनशिप, स्टडी हैबिट का रिलेशनशिप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव में कहाँ बता रही थी, यहाँ बता रही थी, ठीक है। सेम जो एग्जाम्पल था मैंने बोला था कि यहाँ पॉजिटिव है, यानी ये डायरेक्शनल है। यहाँ पे आपको पढ़ के पता चल रहा है कि ये रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं जो बेटर है, पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पे मैं पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोल रही, मैं बोल रही हूँ कि देयर इज अ रिलेशनशिप। अब वो रिलेशनशिप कैसा है मुझे नहीं पता। तो ये आपका एक नॉन डायरेक्शनल तरह का हाइपोथेसिस हो सकता है। दूसरा एक और एग्जांपल है कि मैं बोलूँ कि देयर इज अ डिफरेंस इन एग्जाम परफॉर्मेंस बिटवीन स्टूडेंट्स विद हाई एंड लो टेस्ट एंजाइटी। मैं बोलती हूँ कि देयर इज अ डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस इन एग्जाम परफॉर्मेंस, मतलब कि बच्चों के एग्जाम परफॉर्मेंस में डिफरेंस होता है। एक ग्रुप ऐसा है जिसको एंजाइटी कम होती है, एक ग्रुप ऐसा है जिसको एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, हाई एंजाइटी वाले बच्चे हैं। तो मैं बोलूँगी कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्कोर, दोनों के स्कोर में क्या आ रहा है, एक डिफरेंस आ रहा है। अब आपको ये नहीं पता हु परफॉर्म्स बेटर, राइट। अब आपको ये नहीं पता कि कौन ज़्यादा परफॉर्म बेटर करेगा, ठीक है। तो मैं ये बोल रही हूँ कि डिफरेंस तो है, लेकिन कौन सा ग्रुप है, क्योंकि मैंने स्पेसिफाई नहीं किया। तो यानी कि जहाँ पे आप कोई रिलेशन या कोई डिफरेंस बताते हैं, लेकिन आप ये नहीं बोलते हैं कि वो पॉजिटिव होगा या वो नेगेटिव होगा, वो आपका नॉन डायरेक्शनल तरह का हाइपोथेसिस होता है। तो ये बेसिकली पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहा है। और जब हम अनश्योर होते हैं किसी चीज़ को लेकर के या डायरेक्शन को लेके तब हम इस तरह का एक हाइपोथेसिस बनाते हैं अपने स्टडी में। और ज़्यादातर हम तब इसको करते हैं जब हमारे पास
उस चीज़ का एविडेंस या उस रिसर्च से रिलेटेड पहले से थ्योरी नहीं है। मान लो ऐसा मैं ऐसा रिसर्च कर रही हूँ जिसके पीछे बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं हुई है, या पहले कोई स्टडी बहुत ज़्यादा नहीं है, मेरे पास ज़्यादा एविडेंस नहीं है, तो मैं इस तरह का हाइपोथेसिस वहाँ पे बनाऊंगी जहाँ पे मैं एग्जैक्टली डायरेक्शन नहीं बता रही कि पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है, लेकिन हाँ मैं ये कह रही हूँ कि देर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, राइट। तो ये आपका नॉन डायरेक्शनल तरह का हुआ जहाँ पे आपको डायरेक्शन नहीं पता है। ओके, फिर आता है आपका नेक्स्ट हाइपोथेसिस विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोलूंगी। थर्ड हाइपोथेसिस है जिसको हम रिसर्च हाइपोथेसिस या इसको हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोलते हैं, और कभी कभी इसको हम H1 से भी डिनोट करते हैं। तो आपको आपके एग्जाम में H1 दिख जाएगा या रिसर्च हाइपोथेसिस दिख जाएगा, ठीक है। तो अ रिसर्च हाइपोथेसिस इज द मेन आइडिया और प्रिडिक्शन दैट अ रिसर्चर एम्स टू टेस्ट। It proposes that there is a relationship or difference between the variables under study। तो ये बेसिकली आप देख रहे हैं इसके अंदर आप देख रहे हैं कि डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल दोनों तरह के यहाँ पे हाइपोथेसिस आते हैं। तो रिसर्च हाइपोथेसिस के अंदर डायरेक्शनल भी आ सकता है, नॉन डायरेक्शनल भी आ सकता है, जो अभी हमने डिस्कस किया। तो ये बेसिकली बताता है कि वेरिएबल के बीच में या तो रिलेशनशिप हो सकता है या डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल स्टडी में हो सकते हैं, और डायरेक्शनल हो सकता है जहाँ पे आप कोई भी रिलेशनशिप या डिफरेंस है उसकी डायरेक्शन को बता रहे हैं, राइट। जैसे मैंने बोला कि गर्ल्स परफॉर्म बेटर देन बॉयज, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से बेटर परफॉर्म करती हैं, यानी यहाँ पे मैंने एग्जैक्ट बता दिया कि गर्ल्स का परफॉर्मेंस अच्छा होता है, ये डायरेक्शनल है। लेकिन नॉन डायरेक्शनल क्या हो जाएगा, मैं बोलूँ कि यहाँ पे देयर इज अ डिफरेंस इन लर्निंग स्टाइल्स बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। अगर मैं यहाँ पे ये बोल रही हूँ कि दोनों ही बॉयज एंड गर्ल्स में लर्निंग स्टाइल में डिफरेंस होता है, लेकिन यहाँ पे मैं ये स्पेसिफिक नहीं कर रही कि बॉयज का है या गर्ल्स का होता है, राइट। तो डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल समझ में आ रहा होगा। डायरेक्शनल में मैंने ये बोला कि गर्ल्स का परफॉर्मेंस बॉयज से अच्छा होता है, यानी आपको पता चल गया कि गर्ल्स का परफॉर्मेंस ही अच्छा है। लेकिन नॉन डायरेक्शनल में मैं बोलूंगी कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लर्निंग स्टाइल्स बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। अब यहाँ बॉयज एंड गर्ल्स में आपको ये नहीं पता कि बॉयज का लर्निंग स्टाइल ज़्यादा अच्छा है या गर्ल्स का ज़्यादा अच्छा है, तो ये नॉन डायरेक्शनल है। तो आपके रिसर्च हाइपोथेसिस ऐसा हाइपोथेसिस होता है जो मेन आइडिया होता है, मेन आपका प्रिडिक्शन होता है, जिसको आप टेस्ट करने के लिए एम करते हैं अपनी स्टडी के अंदर, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द लर्निंग स्टाइल्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, विच मीन्स यहाँ पे आप ये बता रहे हो कि लर्निंग स्टाइल जो है वो जेंडर से इन्फ्लुएंस्ड होता है। ये एक तरह का कैसा आपका हाइपोथेसिस है जो आपका नॉन डायरेक्शनल है, ठीक है। हम यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं कि कि बॉयज़ का ज़्यादा होता है गर्ल्स का होता है, हम ये बोल रहे हैं कि जेंडर का इफेक्ट हमारी लर्निंग पे पड़ता है। तो ये आपका एक रिसर्च हाइपोथेसिस हो सकता है जिसको एक रिसर्चर टेस्ट करता है। मेन जो प्रिडिक्शन है, मेन आइडिया जो है वो रिसर्च हाइपोथेसिस हमारा होता है। एंड आगे बढ़ेंगे, इसका हम आगे यूज देखेंगे कि इसको कहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। दूसरा आता है आपका नल हाइपोथेसिस जिसको HO भी बोलते हैं हम, ठीक है। HO करके आपको दिखेगा, एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझते हैं। A null hypothesis is a formal way of stating that no relationship or no difference exists between the variables. It serves as the default or starting assumptions in research. यानी नल हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस है जो दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में ये बोलता है कि दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी रिलेशनशिप इनके बीच में होता ही नहीं है। मतलब ये रिजेक्ट कर देता है सारे अजम्पशंस को। नल हाइपोथेसिस आपका है जो कहता है कि कोई भी इफेक्ट नहीं होता वेरिएबल के बीच में, वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशनशिप भी नहीं है, ना ही वेरिएबल के बीच में कोई डिफरेंस है। जैसे अगर मानो कि मैं बोलूँ कि देयर इज नो डिफरेंस इन लर्निंग स्टाइल्स बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। अगर मैं ये बोलती हूँ कि बॉयज और गर्ल्स के बीच में लर्निंग स्टाइल में कोई भी डिफरेंस नहीं है, या कोई भी मैं बोलूँ कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन लर्निंग स्टाइल ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, मैं बोलूँ रिलेशनशिप नहीं है या कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता या कोई भी डिफरेंस नहीं पड़ता, इस तरह का हाइपोथेसिस क्या है, नल हाइपोथेसिस है। यानी कि मैं ये कह रही हूँ कि जेंडर का कोई भी इफेक्ट लर्निंग पे नहीं पड़ता है।
तो ऐसा हाइपोथेसिस जहाँ पे आप ये कहते हो कि दो वेरिएबल के बीच में कोई इफेक्ट नहीं है, दो वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, ऐसा हाइपोथेसिस जब हम क्रिएट करते हैं, ऐसा जब हम टेंटेटिव अजम्पशन बनाते हैं, वो आपका नल हाइपोथेसिस होता है, राइट। तो ये आपका एक एग्जाम्पल हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम टाइप्स ऑफ एरर्स इन हाइपोथेसिस, ठीक है। तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया है रिसर्च हाइपोथेसिस, जिसको हम अल्टरनेटिव भी बोलते हैं, एंड हमारा नल हाइपोथेसिस। अब देखो, जब भी कोई भी रिसर्चर कोई रिसर्च करता है, मान लो मैं कोई रिसर्च करना चाहती हूँ, तो किसी भी साइंटिफिक रिसर्च में आप क्या करते हो, आपका एक रिसर्च हाइपोथेसिस होता है, ठीक है, एक रिसर्च हाइपोथेसिस होता है और एक आपका नल हाइपोथेसिस होता है, ठीक है। इन दोनों को हम यूज करते हैं अपनी स्टडी में। पहले नल हाइपोथेसिस को यहाँ पे एक रिसर्चर लेकर के आता है, देन उसको टेस्ट करता है, और जब वो रिजेक्ट हो जाता है तब वो रिसर्च हाइपोथेसिस पे काम करता है। इसको थोड़ा सा और इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं। जब हम इस तरह के हाइपोथेसिस को देखते हैं तो यहाँ पे दो तरह के एरर यहाँ पे कॉमन आपके आते हैं, ठीक है। एरर जो है रिसर्च हाइपोथेसिस में वो आपके आते हैं। सो एक बार थोड़ा सा इसको हम रीड करते हैं समझने के पर्पज से। सो यहाँ पे है कि व्हेन वी डू हाइपोथेसिस टेस्टिंग, अब आपने हाइपोथेसिस बनाया, राइट। अब मान लो मैंने एक नल हाइपोथेसिस बनाया था, ठीक है। तो जब हम एक हाइपोथेसिस को बनाते हैं और जब हम उसको टेस्ट करते हैं, किसी भी स्टैट्स में हम उसको टेस्ट कर रहे हैं, रिसर्च में टेस्ट कर रहे हैं, सो व्हेन वी आर ट्राइंग टू मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन सैम्पल डेटा, but because we are not checking the entire population, there is always a chance we might make a mistake. मान लो मैं एक स्टडी कर रही हूँ, मैंने एक वहाँ पे हाइपोथेसिस बनाया, मेरे पास हाइपोथेसिस है, टेंटेटिव मैंने हाइपोथेसिस क्रिएट किए हैं। मैं जब उसको टेस्ट करती हूँ तो टेस्ट करने के दौरान, क्योंकि रिसर्च में हम सभी को नहीं शामिल कर सकते। मान लो मैं रिसर्च कर रही हूँ कि मैं ये रिसर्च कर रही हूँ कि जो मान लो यूट्यूब है, कि यूट्यूब जो लर्निंग बच्चे करते हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा होता है। तो अब मैं यूट्यूब यूज़ करने वाले सभी बच्चों को नहीं ले सकती, राइट। मैं सारे पॉपुलेशन को तो अपनी स्टडी में नहीं कंक्लूड कर सकती। मैं कुछ 40-50 बच्चों को ले लूँगी, या मैं 15-20 बच्चों को ले लूँगी अपनी स्टडी के लिए। तो जब हम इस तरह का हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, तो कई बार हम मिस्टेक वहाँ पे करते हैं। इसको हम टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर बोलते हैं। ये मिस्टेक तब होती है जब मेरे पास जो सैम्पल है वो एक्यूरेट नहीं है, जब हम एंटायर पॉपुलेशन को चेक नहीं कर सकते हैं। तो ये मिस्टेक्स हमारी कई बार हाइपोथेसिस को टेस्ट करते टाइम होती है। तो इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला है आपका टाइप 1 एरर, दूसरा होता है आपका टाइप 2 एरर, ठीक है। अब ये टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर आपके रिलेटेड है आपके नल हाइपोथेसिस से एंड आपके जो रिसर्च हाइपोथेसिस है उससे, ठीक है। आगे समझते हैं, इजीली क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम टाइप 1 एरर की बात करेंगे। टाइप 1 एरर, जिसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, आपके एग्जाम में आ सकता है अल्फा करके आ जाएगा। अल्फा इसको बोला जाता है, इसको टाइप 1 भी बोला जाता है, इसको फॉल्स पॉजिटिव बोला जाता है, राइट। तो टाइप 1 एरर क्या है? तो टाइप 1 एरर क्या होता है यहाँ पे, जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। अगर मैं ये रीड करूंगी तो आपको समझ में वैसे नहीं आएगा, इसलिए मैं रीड नहीं कर रही हूँ। पहले वी विल डू एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल है कि यू वॉन्ट टू फाइंड आउट, मान लो आप फाइंड आउट करना चाहते हैं कि डज ग्रुप स्टडी हेल्प स्टूडेंट्स डू बेटर इन एग्जाम्स। मान लो आपका स्टडी है, आप ये स्टडी कर रहे हो कि क्या ग्रुप स्टडी बच्चों को एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने में हेल्प करता है या नहीं करता है। ये आपका एक स्टडी है, ठीक है। अब आप यहाँ पे हाइपोथेसिस क्या बनाएंगे, आप दो तरह के हाइपोथेसिस बनाएंगे फिर, राइट। एक आपका नल हाइपोथेसिस होगा, एक आपका रिसर्च हाइपोथेसिस होगा। अब हमने अभी डिस्कस किया था नल और रिसर्च क्या होता है। नल हाइपोथेसिस ये कहेगा, क्या कहेगा नल हाइपोथेसिस? नल हाइपोथेसिस ये कहता है कि वेरिएबल्स के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। हमने अभी यही पढ़ा था। तो यहाँ पे वेरिएबल पहले देख लो। ग्रुप स्टडी क्या है आपका? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, राइट। और यहाँ पे बेटर इन एग्जाम, यानी एग्जाम परफॉर्मेंस क्या है उसका डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है। नल हाइपोथेसिस कहेगा कि ग्रुप स्टडी हैज नो इफेक्ट ऑन एग्जाम परफॉर्मेंस, यानी नल हाइपोथेसिस ऐसा है जो ये कहता है कि वेरिएबल के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। तो मेरा नल हाइपोथेसिस क्या है, ये मैं कहूंगी कि ग्रुप स्टडी का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है परफॉर्मेंस पे, ठीक है, 0। रिसर्च हाइपोथेसिस मेरा क्या होगा, यानी H1 क्या होगा?
कि ग्रुप स्टडी इम्प्रूव्स एग्जाम परफॉर्मेंस। अब ये एक तरह का डायरेक्शनल मेरा हाइपोथेसिस है। मैं ये कहती हूँ कि ग्रुप स्टडी जो है वो बच्चों के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। ये मेरा रिसर्च हाइपोथेसिस है जो कि डायरेक्शनल है, राइट। अब मैंने 2 हाइपोथेसिस बनाया, अब मैं इनको टेस्ट करूंगी, ठीक है। जब मैं इनको टेस्ट करूंगी ना तो वहां पे एरर भी हो सकते हैं। क्या एरर होगा? जैसे टाइप 1 एरर कैसे होगा? दिस हैपेंस व्हेन यू से ग्रुप स्टडी हेल्प्स बट एक्चुअली इट डजंट हेल्प, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या किया, मैंने यहां पे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया इवन दो इट इज ट्रू। अब एक बार और इसको ध्यान से समझते हैं। अगर मैं ये बोल रही हूं कि ग्रुप स्टडी हेल्प करता है, ठीक है, अगर मैंने ये बोला यानी कि मैं रिसर्च हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रही हूं, राइट। यानी मेरा जो ये हाइपोथेसिस है H1, इसको मैंने क्या किया, एक्सेप्ट किया है, यानी मैंने नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर दिया। तो अगर आप ये कहते हो कि ग्रुप स्टडी हेल्प करता है लेकिन एक्चुअली में ये हेल्प नहीं करता, यानी आपने मिस्टेक की। आपने क्या किया, HO जो आपका HO था यानी जो नल हाइपोथेसिस था उसको आपने रिजेक्ट कर दिया, राइट। मैंने बोला कि ग्रुप स्टडी इंप्रूव करता है बच्चों के परफॉर्मेंस को, यानी यू हैव रिजेक्टेड नल हाइपोथेसिस। तो जब आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हो इवन दो इट इज ट्रू, आपने रिजेक्ट तो कर दिया इसको, नल हाइपोथेसिस को, कि भाई ये तो गलत है। मैं बोलूं कि नो इफेक्ट, गलत है, इफेक्ट होता है, इंप्रूव होती है बच्चों की परफॉर्मेंस ग्रुप स्टडी से। यानी आपने नल हाइपोथेसिस को यहाँ रिजेक्ट तो कर दिया और आपने एक्सेप्ट कर लिया रिसर्च हाइपोथेसिस को। एक्चुअली में नल हाइपोथेसिस जो था वो ट्रू था, यानी कि आपने गलती की, एक मिस्टेक आपने की है, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली आप सबको ये कहेंगे यू टेल एवरीवन टू डू ग्रुप स्टडी बट स्टूडेंट्स डोंट रियली बेनिफिट। अब मैंने अगर रिसर्च हाइपोथेसिस मेरा ये था, मैंने ये एक्सेप्ट किया है कि ग्रुप स्टडी इंप्रूव करता है बच्चों के एग्जाम परफॉर्मेंस को, तो मैं सबको ये कहूंगी कि यू शुड स्टडी इन ग्रुप्स। लेकिन एक्चुअल में ये क्या है आपका, जो आपने रिसर्च हाइपोथेसिस को जो आपने माना है सही, वो एक्चुअल में गलत होता है, राइट। आई होप कि समझ आ रहा होगा, बड़ी बेसिक सी चीज़ है। तो यहाँ देखो टाइप 1 आपका जो एरर है वो कहाँ आ रहा है, इसका अगर मैं थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स में इसको डिस्कस करूँ तो यहाँ देखो टाइप 1 एरर क्या है कि आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया। जैसे मैंने यहाँ रिजेक्ट कर दिया ना, नल हाइपोथेसिस कहता है कि देयर इज नो इफेक्ट, आपने इसको माना ही नहीं, आपने कहा कि नो देयर इज एन इफेक्ट, ग्रुप स्टडी इंप्रूव करता है बच्चों के एग्जाम परफॉर्मेंस को, यानी आपने रिसर्च हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया है। तो जब आप किसी भी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं बट एक्चुअल में वो हाइपोथेसिस सही हो, अगर आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया है, ठीक है, आपने HO को रिजेक्ट किया है बट एक्चुअल में वो ट्रू होता है, तो इस तरह का एरर जो है वो आपका टाइप 1 एरर कहलाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, टाइप 2 एरर देखेंगे, तब आपको ये अगर थोड़ा बहुत भी क्लियर नहीं हुआ है तो फिर से क्लियर हो जाएगा। अब दूसरा टाइप का एरर होता है जिसको हम टाइप 2 एरर बोलते हैं, हम इसको बीटा बोलते हैं, हम इसको फॉल्स नेगेटिव भी बोलते हैं। फॉल्स नेगेटिव हो गया, ये आपका फॉल्स पॉजिटिव था, क्योंकि आप सच मान रहे हो ना, आप ये कह रहे हो कि ग्रुप स्टडी हेल्प करती है बट एक्चुअली में ये करती ही नहीं है, यानी आपका जो नल हाइपोथेसिस आपने जो रिजेक्ट किया है वो एक्चुअल में ट्रू था। तो इस तरह की गलती है ना, अब आप इसके बेसिस पे अपना रिसर्च करेंगे तो वो गलत आपको देगा। तो इस तरह का एरर जो है ये फॉल्स पॉजिटिव है। यहाँ आपका एरर कैसा है, टाइप 2 एरर, जो आपका फॉल्स नेगेटिव होता है, ठीक है। टाइप 2 एरर जो है ये आपका फॉल्स नेगेटिव है। अब यहाँ पे देखो क्या है कि इफ यू फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, जो भी नल हाइपोथेसिस होता है आपका, अगर आप उसको रिजेक्ट करने पे फेल हो जाते हैं, आप उसको रिजेक्ट नहीं कर पाते हैं, व्हेन इन रियलिटी वो हाइपोथेसिस आपका फॉल्स होता है, ठीक है। थोड़ा सा और आराम से एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। सेम एग्जांपल लेके चल रहे हैं। मैंने बोला इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट कि डज ग्रुप स्टडी हेल्प स्टूडेंट्स डू बेटर इन एग्जाम, क्या ग्रुप स्टडी बच्चों को हेल्प करता है। तो अगर मैंने यहाँ पे मेरा रिसर्च है ये, मैं 2 हाइपोथेसिस बनाऊंगी, सेम मेरा प्रोसीजर होगा। नल हाइपोथेसिस कहता है कि देयर इज नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। रिसर्च हाइपोथेसिस कहेगा कि ग्रुप स्टडी जो है वो एग्जाम परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है, राइट। यही अभी तक हमने यही किया। अब देखो टाइप 2 एरर कहाँ हो रहा है। टाइप 2 एरर में दिस हैपेंस
व्हेन यू से ग्रुप स्टडी डज नॉट हेल्प, ये तब होता है जब आप कहते हैं कि ग्रुप स्टडी डज नॉट हेल्प। अब मतलब अगर डज नॉट हेल्प है तो मेरा ये क्या है, नल हाइपोथेसिस की बात कर रहा है। तो ये एरर तब होता है जब आप किसी भी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हो बट एक्चुअल में वो गलत होता है। जैसे ये आपने कहा कि ग्रुप स्टडी सच में कोई हेल्प नहीं करता है बट एक्चुअली इट डज हेल्प। समझ आएगा? यानी आपने किसी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया है बट इन रियलिटी वो सपोर्ट नहीं कर रहा, वो गलत है। ठीक है, सो यहाँ पे आपने क्या किया, यू कीप HO, आप नल हाइपोथेसिस को अपनी स्टडी में रखते हो, आप उसको एक्सेप्ट करते हो कि सच में कोई ग्रुप स्टडी से कोई हेल्प नहीं हो रही है, नो इफेक्ट हो रहा है वेरिएबल में। आपने जब आप नल हाइपोथेसिस को स्वीकार लेते हैं इवन दो इट इज फॉल्स, बट वो गलत होता है। ठीक है, तो इसका ये हो सकता है कि आप बच्चों को ये बोले कि जो भी है यू स्टॉप स्टूडेंट्स फ्रॉम ग्रुप स्टडिंग एंड दे मिस अ हेल्पफुल मेथड। तो ये इस तरह का रिजल्ट कैसा हुआ, फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट हुआ ना। आपने बच्चों को मना कर दिया कि बेटा पढ़ने की जरूरत नहीं है ग्रुप में क्योंकि इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आपने इसको अप्लाई कर लिया बेस्ड ऑन नल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो ये क्या है, आपका फॉल्स नेगेटिव है, इफेक्ट क्या पड़ रहा है, नेगेटिव पड़ रहा है। तो टाइप 2 एरर देख लो कहां पर है, टाइप 2 एरर यहाँ पे है, फॉल्स नेगेटिव है। यहाँ पे देखो क्या है कि नल हाइपोथेसिस फॉल्स है यहाँ पे, राइट। नल हाइपोथेसिस क्या है, गलत है, लेकिन आप उसको ट्रू मानते हो। ठीक है, यहाँ पे नल हाइपोथेसिस क्या था, गलत था। यू से दैट ग्रुप स्टडी डज नॉट हेल्प, आपने नल हाइपोथेसिस को यहाँ पे क्या माना, ट्रू माना है ना, बट एक्चुअली में वो फॉल्स था। नल हाइपोथेसिस कहता है कि इफेक्ट नहीं पड़ता, आपने भी मान लिया कि ग्रुप स्टडी का कोई इफेक्ट नहीं है, बट एक्चुअली में फायदा है ग्रुप स्टडी का, बट आपने तो नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया। तो टाइप 2 एरर कब होता है, जब आप किसी भी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हो, उसको ट्रू मानते हो, बट एक्चुअल में वो गलत होता है स्टडी में, राइट। तो ये आपका टाइप 2 एरर था। आई होप कि क्लैरिटी हो रही होगी। नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना फीडबैक दे देना, अगर नहीं समझ आ रहा है, और समझ आ रहा है तो भी बढ़िया, तब तो बेस्ट बात है। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, एरर देख रहे थे। दो तरह के एरर होते हैं, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर क्या है, जब आप किसी भी, यहाँ पे हमने देखा था कि जब आप किसी भी नल हाइपोथेसिस को क्या करते हो, रिजेक्ट करते हो, आपने उसको नहीं माना लेकिन असल में वो सही होता है। ठीक है, और टाइप 2 एरर क्या है, जब आप किसी नल हाइपोथेसिस को ट्रू मानते हो बट एक्चुअल में वो गलत होता है। तो वाइसा वर्सा इसको आप मान सकते हो ना, इस तरह से। सो ये आपका था दो तरह के टाइप 1 टाइप 2 एरर। अभी क्वेश्चन करते हैं जो आपका प्रीवियस आया हुआ था। क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज लीड्स टू टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर कहाँ पे होगा, कौन सी पॉसिबिलिटी है जो ये बताती है कि यहाँ पे टाइप 1 एरर आपका होगा। तो पहला है कि द हाइपोथेसिस इज ट्रू बट आर टेस्ट लीड्स टू रिजेक्शन। मतलब हाइपोथेसिस जहाँ पे ट्रू होता है लेकिन टेस्ट में रिजेक्शन होता है। हाइपोथेसिस जब पहले से फॉल्स हो बट टेस्ट लीड्स इज एक्सेप्टेंस, जब आप उसको ट्रू मान लेते हो। ये कह रहा है कि आपने पहले उसको फॉल्स माना, हाइपोथेसिस आपका फॉल्स था, राइट, लेकिन एक्चुअल में वो क्या होता है, ट्रू होता है। द हाइपोथेसिस इज ट्रू एंड आर टेस्ट लीड्स टू इट्स एक्सेप्टेंस, या फिर हाइपोथेसिस जहाँ पे फॉल्स हो आपका एंड जो टेस्ट है वो रिजेक्शन पे जाए, यानी नेगेटिव सेंस में जाए। तो टाइप 1 एरर कहाँ पे होता है, थोड़ा सा ध्यान से इसको समझो फिर आप आंसर करिए। सो इस क्वेश्चन में टाइप 1 एरर के अकॉर्डिंग हमें बताना है, तो आंसर इसका क्या बनेगा, 1। कैसे होगा एक बार और देख लेते हैं। When the hypothesis is true, यानी कि जो आपका नल हाइपोथेसिस है जब वो सही होता है, जब क्या होता है, वो सही होता है बट आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं। इस तरह का एरर क्या है, टाइप 1 एरर है। जैसे एग्जाम्पल वापस चलते टाइप 1 पे, यहाँ पे वही चीज हो रही है। जैसे यहाँ पे आपने बोला यूज से ग्रुप स्टडी हेल्प्स, ठीक है, आपने बोला ग्रुप स्टडी हेल्प कर रहा है बट एक्चुअली इट डज नॉट हेल्प। यहाँ पे आपने क्या किया, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया। आप कहते हैं कि
भाई नल हाइपोथेसिस गलत है, यहाँ पे जो हम ये नो इफेक्ट की बात कर रहे हैं ये गलत है, लेकिन एक्चुअली में वो क्या होता है, ट्रू होता है। तो यानी कि टाइप 1 एरर तब है जब आप किसी भी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं बट एक्चुअल में वो ट्रू होता है स्टडी में। तो यहाँ पे कि व्हेन द हाइपोथेसिस इज एक्चुअल ट्रू बट यू रिजेक्ट इट, तो ये आपका टाइप 1 तरह का एरर है। फिर है अन इन्वेस्टिगेटर कमिट्स टाइप 2 एरर। टाइप 2 एरर कब होगा? rejects a null hypothesis when it is true, accept a null hypothesis when it is true, rejects a null hypothesis when it is false, or accept a null hypothesis when it is false. So इसमें थोड़ा सा सोच के आंसर करिएगा। आंसर देखते हैं। टाइप 2 एरर हमने देखा था जब आप किसी भी नल हाइपोथेसिस को, जो HO है इस तरह से, जब आप किसी भी नल हाइपोथेसिस को क्या करते हो, ट्रू मानते हो या आप उसको एक्सेप्ट करते हो, ठीक है, बट एक्चुअल में वो क्या होता है, गलत होता है। तो इस तरह का जब आप एरर करते हैं इसको हम टाइप 2 एरर बोलते हैं, राइट। तो डी इसका राइट है, टाइप 2 एरर। एग्जाम्पल दोबारा देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि ग्रुप स्टडी डज नॉट हेल्प, ठीक है, मैं यहाँ पे बोलती हूँ कि ग्रुप स्टडी डज नॉट हेल्प, मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, यानी मेरा जो HO है उसको मैंने एक्सेप्ट किया, आई केप्ट द HO, बट एक्चुअल में वो गलत होता है। यानी नल हाइपोथेसिस को मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि ग्रुप स्टडी से कोई हेल्प नहीं होती, बट एक्चुअल में हेल्प, जो नल हाइपोथेसिस था वो मेरा गलत था, ठीक है। इस तरह का एरर क्या होता है, आपका टाइप 2 एरर होता है। फिर आता है नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट, लास्ट क्वेश्चन है। 2 स्टेटमेंट है। पहला कि इन रिसर्च नल हाइपोथेसिस व्हेन रिजेक्टेड ऑफर्स द स्कोप फॉर एक्सेप्टिंग द अल्टरनेटिव और सब्सटेंसिव रिसर्च हाइपोथेसिस। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अभी तक जो हम हाइपोथेसिस कर रहे थे इसमें ये याद रखना कि जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं ना, जब हम किसी नल हाइपोथेसिस को फाइनली रिजेक्ट कर देते हैं, हम जब किसी नल हाइपोथेसिस को गलत मानते हैं, रिजेक्ट करते हैं, तो हम एक्सेप्ट करते हैं अपने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ पे बोला नल हाइपोथेसिस को मैंने रिजेक्ट किया, राइट। मैंने बोला कि ग्रुप स्टडी हेल्प करता है, मतलब मैंने नल हाइपोथेसिस को या रिजेक्ट किया ये बोल के कि ग्रुप स्टडी हेल्प करता है, तो यानी कि मेरे पास स्कोप किसका बढ़ गया, रिसर्च हाइपोथेसिस को टेस्ट करने का, ठीक है। अगर मैं ये बोलती हूँ कि ग्रुप स्टडी हेल्प करता है बच्चों को अच्छा परफॉर्म करने में, तो मैंने ऑटोमेटिकली नल हाइपोथेसिस को यहाँ रिजेक्ट किया है। तो अल्टीमेटली मेरा जो फोकस रहेगा वो रिसर्च हाइपोथेसिस पे रहेगा, जो ये कहता है कि ग्रुप स्टडी इंप्रूव करता है बच्चों के परफॉर्मेंस को। तो मैं क्या टेस्ट करूंगी उसके बाद, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के बाद मैं अपने रिसर्च हाइपोथेसिस यानी H1 को अल्टीमेटली टेस्ट करूंगी। तो बेसिकली वो यही स्टेटमेंट में बोल रहा है कि जब हम किसी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें स्कोप मिलता है टू एक्सेप्ट द अल्टरनेटिव और द सब्सटेंसिव रिसर्च हाइपोथेसिस, राइट। दूसरा स्टेटमेंट है कि, तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो इनकरेक्ट वाला हटा दो, ये हट गया, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये भी हट गया, 2 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा है कि व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड देयर विल बी चांसेस फॉर कमिटिंग बीटा रादर देन अल्फा एरर। तो यहाँ पे कौन सा एरर यहाँ पे हमने देखा था, जब आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पे किस तरह का है, तो हमने देखा था कि जो टाइप 2 होता है उसको बीटा एरर बोलते हैं और टाइप 1 जो होता है वो अल्फा एरर होता है, ठीक है। तो जब आप रिजेक्ट कर रहे हो यहाँ पे हाइपोथेसिस को, तो किस तरह का आपका वहाँ पे ये एरर आपका होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट के अंदर अल्फा बीटा एरर आपको याद रखना है, टाइप 2 इज बीटा, टाइप 1 इज अल्फा। सो इसमें जो स्टेटमेंट आपका सेकंड वाला है वो आपका क्या होगा, रॉन्ग होगा। थोड़ा सा अगर आपको क्वेश्चन ऐसा लग रहा है मुश्किल है तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके भी आप सोच सकते हैं। देखो यहाँ सिंपल यही कह रहा है कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया तो देयर विल बी चांसेस फॉर कमिटिंग अ बीटा एरर। तो बीटा एरर कमिट कर रहे हैं जब हम रिजेक्ट कर रहे हैं इसको, नहीं, यहाँ पे आप इसको रखते हो, है ना, यहाँ पे आप हाइपोथेसिस को ट्रू मानते हो। तो जब हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे है यू रिजेक्ट HO, अगर हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं तो वहां पे अल्फा एरर होने की संभावना होती है, टाइप 1 एरर की संभावना होती है, ठीक है। यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या बोल रहा था कि बीटा एरर होता है, जो कि गलत है, राइट। सो ये हो गया आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट।
तो आशा करती हूँ कि आज के सेशन में आपको रिसर्च हाइपोथेसिस से रिलेटेड सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एंड 50 मिनट्स में वी हैव डन सो मेनी कॉन्सेप्ट्स इन टुडेज क्लास। हमने रिसर्च हाइपोथेसिस का सब कुछ देखा है अभी तक। हमने टाइप्स देखा, कैरेक्टरिस्टिक, मीनिंग, एंड हमने एरर्स के बारे में डिस्कस किया है। जो हो सकता था कि मैं इसको 2-3 वीडियो में भी करा सकती थी, लेकिन मेरा पर्पस था कि अगर आप एक बार इसको बैठ रहे हैं पढ़ने तो आप एक साथ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को समझें, चीज़ों को आप लिंक करके समझें, राइट। सो आशा करती हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मेक श्योर दैट यू फॉलो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। एंड फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास के साथ। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल गिव यू द लिंक for playlist so you can join. You can watch other videos also. So thank you so much for watching this video.